दोस्तों, मैं हूं सीएस यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल सीएस जीएस मस्ती। दोस्तों, आज हम लोग जो है जियोग्राफी का जो हम लोग क्रम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हम लोग जो है महासागर पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है अक्षांश और देशांतर। दोनों को दोस्तों हम लोग जो है एक एक करके पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश किसे कहते हैं। तो देखिए, ये हमने बनाया है ग्लोब है, ठीक ना। ग्लोब क्या होता है? तो दोस्तों जानते हैं आप कि ग्लोब जो होता है पृथ्वी का क्या होता है, प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप होता है, हमशक्ल होता है। और पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो पृथ्वी का हम कहाँ कैसे अध्ययन करेंगे? तो ग्लोब जो होता है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, हम शक्ल होता है, जिसकी सहायता से हमें पृथ्वी का अध्ययन करने में सहायता मिलती है, उसको ग्लोब कहते हैं, ठीक ना। और ग्लोब है। अब इसको बात करते हैं अक्षांश और देशांतर। तो देखिए, अक्षांश किसको कहते हैं? तो ये ग्लोब है, देख रहे हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब पे वे रेखाएं, ठीक ना, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, देखिए रियल में रेखाएं होती नहीं है, कल्पना की गई है, ठीक ना। ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो है पूरब से पश्चिम यानी पट लाइन खींची जाती है ना दोस्तों। ग्लोब पे वे रेखाएं जो पूरब से पश्चिम या पट खींची जाती हैं, उन रेखाओं को जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए लाल वाली रेखा के ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और 90 नीचे होती हैं, जैसे कि उस मैप मैंने दिखाया। देखिए, ये बीच वाली लाइन है, इसको भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं। आप भूमा ने बीच में, भूमा ने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इस बीच वाली लाइन के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और 90 कितनी होती है? 90 नीचे होती है, टोटल 180 होती है। इस लाइन के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिएगा, हमने बताया कि वे रेखाएं जो ग्लोब पे पट खींची जाती है ना, पट माने देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और 0 डिग्री जो इस ग्लोब के यानी इस पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस लाल वाली लाइन के आप देख लेंगे तो ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, 90 होंगी ऊपर, ठीक ना, 90 ऊपर खींची जाएंगी और 90 ही क्या नीचे की तरफ खींची जाएंगी, 90 नीचे की तरफ खींची जाएंगी। कुल मिलाकर कितनी होंगी? 180। कुल मिलाकर कितनी होंगी? 180 होंगी, ठीक ना। इस लाल वाली लाइन के ऊपर 90 और इस जो है 90 इससे ऊपर कितनी होंगी? 90 होंगी, 90 अक्षांश रेखाएं। और इस लाल वाली लाइन के नीचे भी कितनी होंगी? 90 होंगी। टोटल कितनी होंगी? 180। 90 ऊपर 90 नीचे, 180 होंगी। और लाल वाली लाइन को लेकर 181 ना। लेकिन आप कभी कभी पढ़ते हैं कि कहीं कहीं 179 दिया होगा, 179। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आप खींचते हुए लाइन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा और यहाँ इस बिंदु पे वहां भी एक बिंदु प्राप्त होगा और यहाँ भी एक बिंदु प्राप्त होगा। इन बिंदुओं पे आप रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो होता है कि 179 जो है माना जाता है कि 170 रेखाएं जो है कि उनको 179 भी कहते हैं। लेकिन माना जाता है कि लाल वाला लाइन के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और लाल वाली लाइन के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, टोटल 180 होती है। दूसरी बात है दोस्तों कि आप देखेंगे कि ये हरे रंग से मैंने लिखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को, नॉर्थ माने उत्तरी, नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। उसी तरह आप इस लाल वाली लाइन के नीचे आएंगे यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा बोलते हैं और 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है 100 जो है 180 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती है, 181 होती है। लाल वाली लाइन को लेकर कितनी होती है? 181 होती है। दूसरी बात से दोस्तों कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको जोन कहते हैं ना। जैसे दो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए यहां से ये ना, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। और हमने बताया कि
ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी इक्वेटर के भारत ऊपर है, क्योंकि आप देखेंगे इक्वेटर श्रीलंका के नीचे से गुजरती है। ठीक है। दूसरी बात है कि दोस्तों पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो होती है, जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिएगा कौन कौन सी, ये हमने ट्रिक, बहुत मजेदार ट्रिक लिखा है, और ये ट्रिक जो है इतना मजेदार है कि आपको सारे ये पूछा जाता है बार बार। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और ये मैंने ट्रिक लिखा है, मित्र पर गमछा झार। ठीक ना, क्या है? मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो है ना, कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा, जो 8 राज्यों के नाम है। और आप जानते हैं इसमें ये भी प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा के ऊपर है? तो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये तो दोस्तों था कि ये हम लोगों ने पढ़ा कि इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो ग्लोब के पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनकी संख्या 180 होती है, और इक्वेटर को लेकर 181 होती है ना, 181 होती है। और दूसरी बात है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, और उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब हम बात करते हैं देशांतर की। देखिए, देशांतर क्या किन्हें कहते हैं? तो देशांतर उन रेखाओं को कहते हैं कि वे रेखाएं जो ग्लोब पे खड़ी खड़ी खींची जाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से देख रहे हैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जबकि ये पट पट खींची गई थी। जबकि देशांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो ग्लोब पे क्या करती हैं, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं, या पट खींची जाती हैं, सॉरी खड़ी खड़ी खींची जाती हैं। उन रेखाओं को जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि जीरो डिग्री जो देशांतर देख रहे हैं, लाल वाली जो लाइन है, जो 0 डिग्री देशांतर है, इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। यह इंग्लैंड के जो है ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है जीएमटी। और ये जानते हैं, ये खड़ा खड़ा पूरी पृथ्वी को खड़ा खड़ा दो बराबर भागों में बांटती है। इधर की इधर भाग को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। जबकि ये बात करती उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, पृथ्वी को पट रूप से दो बराबर भागों में बांट रही थी। अक्षांश रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, जबकि 0 डिग्री देशांतर जो है ये पृथ्वी को खड़ा खड़ा दो भागों में बांटती है। इधर वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और इधर वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों, उसमें आपने पढ़ा था अक्षांश में कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी थी उनकी हम जिक्र करेंगे। आपने पढ़ा था कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं और 90 नीचे 180 थी। उसी तरह यहाँ 0 डिग्री देशांतर के आप देखेंगे पूरब में जो थी 180 देशांतर रेखाएं होंगी, और पश्चिम में भी 180 होंगी। टोटल कितनी होंगी? 180 180 360 होंगी ना, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। दोस्तों, एक चीज यहाँ भी देखेंगे आप, वहां पढ़ रहे थे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कह रहे थे, यहाँ दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहेंगे। क्या कहेंगे? गोरे। वहां दो देशांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थी 111 किलोमीटर, जबकि यहाँ दो देशांतरों के बीच की दूरी होगी 111.32 किलोमीटर होगी। क्या होगी? 111.32 किलोमीटर होती है। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप देखें इसमें, तो आप जानते हैं कि एक देशांतर, मान लीजिए ये लाल वाली लाइन देख रहे हैं ना, देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी भी जगह के जो है टाइम को पता लग सकते हैं, समय को जान सकते हैं। आप जानते हैं कि एक देशांतर पूरब जाने पर, यहां से अगर आप एक देशांतर पूरब जाएंगे तो 4 मिनट क्या होता है? समय बढ़ जाता है। 4 मिनट समय जो होता है बढ़ जाता है। इधर जाएंगे पूरब में, इस 0 डिग्री देशांतर के एक देशांतर आप पूरब जाए तो 4 मिनट समय क्या होता है? बढ़ जाता है। जबकि इस वाली लाइन के आप पश्चिम में आए, एक देशांतर पश्चिम में आएंगे तो 4 मिनट समय क्या होता है? घट जाता है। 4 मिनट समय क्या होता है? घट जाएगा। 4 मिनट समय यहाँ पे घटता है, इधर 4 मिनट समय क्या होता है? बढ़ जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, यहीं से पूरे विश्व का मानक समय पूछा जाता है कि विश्व का मानक समय कहाँ लिया जाता है? तो विश्व का मानक समय 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम से लिया जाता है। जबकि आप जानते हैं भारत का जो मानक समय है, वो 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है ना। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है। और आप जानते हैं कि एक देशांतर अगर आप पूरब जाते हैं, अगर भारत के केस में हम बात करते हैं कि भारत का समय, क्योंकि ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड से 0 डिग्री देशांतर,
और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर जो इलाहाबाद नैनी से गुजरता है। तो आप जानते हैं कि एक देशांतर आप पूरब जाते हैं तो 4 मिनट समय क्या होता है, बढ़ जाता है, 4 मिनट समय बढ़ जाता है। जब भारत का मानक समय 82.5 है तो 82.5 डिग्री देशांतर जाने पर क्या होगा, 82.5 डिग्री देशांतर जाने पर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 330 मिनट आएगा। और तो 330 मिनट को आप जो है घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट का समय आएगा, 5 घंटे 30 मिनट का समय आएगा। तो यानी इससे ये पता चला है कि जो भारत का समय है वो इंग्लैंड के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। दोस्तों आप जानते हैं कि जब अगर इंग्लैंड में दिन का 12 बजेगा, इंग्लैंड में दिन का 12 बजेगा तो हमारे देश भारत में उसमें शाम का 5:30 बज रहा होगा, क्योंकि हमारा जो है टाइमिंग जो होता है इंग्लैंड के टाइमिंग से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो इस तरह से तो विश्व का मानक समय कहां से लिया जाता है, 0 डिग्री देशांतर यानी जीएमटी से, इंग्लैंड से लिया जाता है, क्योंकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है। और हमने लिखा है कि 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ना, ये यहां से लिया जाता है 82.5 डिग्री देशांतर। और जो है दूसरी बात है दोस्तों कि हमको लग रहा है कि ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमने बताया कि देशांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं कि वे रेखाएं जो ग्लोब पे किधर खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, उनको जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर, जिसे गोरे कहते हैं ना। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180 पूरब में और 180 पश्चिम में, टोटल 360 होती है। और देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी भी स्थान के जो है समय को जो है बताया जा सकता है, प्राप्त लगाया जा, उसके टाइम को जो है पता लगाया जा सकता है। और आप जानते हैं एक देशांतर पूरब जाने पर 4 मिनट समय बढ़ता है और एक देशांतर पश्चिम जाने पर 4 मिनट समय क्या होता है, घट जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो 0 डिग्री देशांतर के जो है पूरब में है, इसलिए जो है, और भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद नैनी से है, तो एक देशांतर जाने पर 4 मिनट समय बढ़ता है, इसलिए 82.5 डिग्री जाने पर तो 330 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा ना। तो भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा अंतर है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ हमने लिखा है कि 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी गोल है, तो इधर की यहाँ मान लीजिए हमारा अंगूठा है, ठीक ना, तो इधर से आपने शुरू किया, एक देशांतर, दो देशांतर, तीन देशांतर, 180 यहाँ मिल रहा है और इधर का 180, तो ये मिलता है, इसको ये इसी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। तो दोस्तों हमें आज की क्लास में इतना ही, और आप देखिएगा आज की क्लास कैसी रही। अगर हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।